कि जो काला मोतिया दो तरह का होता है। अच्छा। एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, एक नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है। अभी तक सफ़ेद मोती का जो है इलाज दवाई से या इंजेक्शन से वो संभव नहीं है। ये बहुत सारे मरीज़ यही चीज़ पूछते हैं कि जी कोई दवाई है जिससे कि ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दवाई से ये नहीं ठीक हो सकता, इसका ऑपरेशन ही हमें करवाना पड़ता है। लेंस की जो सिलेक्शन है वो डॉक्टर पर डिपेंड करती है या पेशेंट पर? नहीं, देखिए, जो लेंस की जो सिलेक्शन है वो ना तो डॉक्टर पे डिपेंड करती है ना पेशेंट पे। अच्छा। वो उसकी आई कंडीशन और उसकी जो विजुअल रिक्वायरमेंट उसके ऊपर डिपेंड करती है। 15-20 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो एक कंसेप्ट था जो कि इवन डॉक्टर्स भी, हम भी यही एडवाइस करते हैं कि अभी मोतिया कच्चा है, अभी इसको पकने दीजिए, जब मोतिया पक जाएगा तब ऑपरेशन होगा। आज के टाइम में जो है सारा काम जो है वो मशीनों से होता है, तो आज की टेक्नोलॉजी में मोतिये का पकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फैमिली में अगर किसी को काला मोतिया है तो आगे काला मोतिया होने का डर रहता है। किसी को अगर माइनस का नंबर ज़्यादा है, मायोपिया है, शुगर वाले पेशेंट्स को भी ऐसा रहता है। नमस्कार दोस्तों, अक्सर ही लोग कहते हैं कि भगवान ने हर एक इंसान को बड़ा ही कीमती कैमरा दिया है और वो कैमरा है हमारी आँखें, जिनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। आँखों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से एक मुख्य समस्या होती है मोतिया की समस्या। सफ़ेद मोतिया, जिसको हम पंजाबी में चिट्टा मोतिया कहते हैं, और काला मोतिया। आखिर ये मोतिया होता क्यों है? सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया में क्या फ़र्क होता है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो क्या समस्या आ सकती है? और इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं आँखों के माहिर डॉक्टर अशोक शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि मोतिया होता क्यों है? देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि मोतिया जो है वो दो तरह का होता है, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। और पहले हम सफ़ेद मोतिया की बात करते हैं जी। सफ़ेद मोतिया, जैसे अभी आपने बात करी कि जो आँख है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। तो जैसे कैमरे में एक लेंस होता है जो लाइट को पीछे मतलब कि एक जो रील है या पर्दा है उस पर फोकस करता है, उसी तरह आँख के अंदर भी एक लेंस है जो लाइट को रेटिना पे फोकस करता है और फिर जो है इमेज जो है उसकी सेंसेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है। जी। तो ये लेंस एज के साथ साथ धुंधला होता है, उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो यूवी लाइट एक्सपोजर है, कि जैसे सनलाइट में यूवी लाइट है और एजिंग है, वो मेन इसका जो है कैटरेक्ट का मुख्य कारण है। लेकिन और भी कई जो कारण हैं जिससे सफ़ेद मोतिया हो जाता है। कई बार छोटे बच्चों में पैदाइशी चिट्टा मोतिया हो जाता है, सफ़ेद मोतिया हो जाता है। कई बार पेशेंट को जिनको शुगर बहुत ज़्यादा रहती है और उनको नहीं पता चलता, कंट्रोल नहीं करते हैं, वहीं शुगर के कारण भी सफ़ेद मोतिया हो जाता है। कई बार आँख के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिससे आँख के अंदर सोजिश आ रही है, उसकी वजह से भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। तो ये मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से सफ़ेद मोतिया हो सकता है। सर, सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे इंसान को पता चलता है कि कुछ गलत है मेरी आंख में? देखिए, सफ़ेद मोतिया जो है उसके जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट को फील होते हैं, उसको पता चलता है। उसमें जो मेन जो सिम्टम है पेशेंट की, जो दूर की जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है। कई बार पेशेंट को जैसे कलर्स हैं वो फेड नज़र आते हैं, जैसे पेशेंट टीवी देख रहा है या कोई और मूवी देख रहा है तो उसको कलर जो है उतने ब्राइट नहीं दिखते, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। सनलाइट में जाएगा या ड्राइविंग करेगा तो बहुत ज़्यादा ग्लेयर पड़ता है और इन सब चीज़ों से चलते उसको पता चलता है कि भी उसकी नज़र में फ़र्क पड़ रहा है। तो एक बार चेक कराएंगे तो फिर डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको सफ़ेद मोतिया है। जी सर, बहुत सारे लोग ना इग्नोर कर देते हैं, उनको पता भी होता है। जैसे बुजुर्गों की बात करें, उन्हें पता चल जाता है कि उनकी आंख में सफ़ेद मोतिया उतरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हैं। अगर ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक हम इसका इलाज ना करवाएं तो नुकसान होता है आंख को? बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम सफ़ेद मोतिया हमें पता है कि है और हम इसका इलाज सही टाइम पे नहीं कराते हैं तो आंख के अंदर नुकसान हो जाता है और ऑपरेशन भी एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा। आज से जैसे
15-20 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो एक कंसेप्ट था जो कि इवन डॉक्टर्स भी, हम भी यही एडवाइस करते हैं कि अभी मोतिया कच्चा है, अभी इसको पकने दीजिए, जब मोतिया पक जाएगा तब ऑपरेशन होगा। आज के टाइम में जो है सारा काम जो है वो मशीनों से होता है और ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जिसमें कि हम लाइट आँख के अंदर जाती है, फिर लाइट वापस आती है तो हमें दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी में मोतिये का पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी धारणा है अब हमारे जो पेशेंट हैं, जनरल पॉपुलेशन है उसमें, कि मोतिया अभी तो कच्चा है, अभी पकने पे कराएंगे। और आज के टाइम में अगर मोतिया बिल्कुल पक जाता है उस वक्त हम कराते हैं तो उसमें मोतिये के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन आने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। और अगर जैसे आपने बताया कि हम ऑपरेशन सही टाइम पे नहीं करवाते हैं तो एज के साथ साथ जो मोतिया है वो सख्त होता रहता है। अच्छा। और सख्त मोती में फिर जब मशीन चलेगी, अल्ट्रासोनिक मशीन चलती है तो वो ज़्यादा एनर्जी लेती है और ज़्यादा एनर्जी लेने से जो है उससे भी आँख के अंदर नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं जिससे कि जो है वो मतलब कि हमें जो है ऑपरेशन टाइम पे कराना चाहिए, नहीं तो जो है दिक्कत आने का इशू रहता है। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट ने एक आँख का ऑपरेशन करवा लिया, उसको एक आँख से दिखना शुरू हो गया, वो दूसरी आँख के बारे में भूल जाता है और समय पे ऑपरेशन नहीं करवाता है। और ये जो सफ़ेद मोतिया है कई बार जो है टाइम पे ना करवाने से फूल जाता है। अच्छा। और फूलने से क्या है कि आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आई तो एक बॉल है, बॉल के अंदर लेंस फूल गया तो उसने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है आंख का, और जिससे फिर आप पेशेंट को दर्द होती है और सडनली जो है जितनी विजन है वो भी लॉस हो जाती है। उसको हम मतलब कि टेक्निकल लैंग्वेज में तो फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा कहते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन भी करते हैं तो भी अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और काफ़ी टाइम तक बढ़ा रहे तो फिर उसमें उसकी आई साइट भी जो है वो पूरी नहीं आती है जी। तो इन सब बातों को मतलब कि ध्यान में रखते हुए पेशेंट को अगर पता है तो उसको समय पे कराना चाहिए। एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सफ़ेद मोतिया जो शुरुआत एक बार हो जाए तो ये टाइम पे अगर ना कराओ तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अच्छा, उसका क्या है कि जैसे अब किसी पेशेंट को, जैसे उसको कैटरेक्ट है, उसको पता है कैटरेक्ट है, तो पेशेंट को जब लाइट उसकी आंख में पड़ेगी, ब्राइट लाइट, तो उसको जो है एकदम से दिखना जो है वो बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो उसको जो है मतलब जैसे वो हाईवे पे जा रहा है, स्पीड से ड्राइव कर रहा है अपनी आराम से, और अगर इवनिंग है और सीधी लाइट उसकी आंखों में पड़ती है तो उसको नहीं दिखेगा, और अचानक ब्रेक लगाएगा तो पीछे से आने वाली गाड़ियों से टकरा जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर आपको पता है कि आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया है तो आपको इसको जो है एकदम से ऑपरेशन जो है टाइम पे करवा लेना चाहिए। जी सर, अब मैं पूछूंगी ट्रीटमेंट के बारे में। सफ़ेद मोतिये का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, सफ़ेद मोतिये का जो है एक हमारे लोगों में एक धारणा है कि हर पेशेंट जो है ऑपरेशन से बचना चाहता है, और मेडिकल प्रोफेशन में ये ठीक भी है कि सबसे पहले जो है वो दवाई ट्राई की जाती है, फिर इंजेक्शन, फिर ऑपरेशन लास्ट में आता है। लेकिन अभी तक सफ़ेद मोतिये का जो है इलाज दवाई से या इंजेक्शन से वो संभव नहीं है। ये बहुत सारे मरीज़ यही चीज़ पूछते हैं कि जी कोई दवाई है जिससे कि ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दवाई से ये नहीं ठीक हो सकता, इसका ऑपरेशन ही हमें करवाना पड़ता है। तो आजकल जो ऑपरेशन है वो उसको टेक्निकली हम फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, और बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो इस ऑपरेशन को जो है मतलब कि लेज़र भी कह देते हैं कि लेज़र से कैटरेक्ट सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो लेज़र जो है भी यूज़ वो हो सकता है कैटरेक्ट सर्जरी में, लेकिन उसके लिए जो है कुछ ही स्टेप्स हैं जो हम लेज़र से यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है जो फेकोएमल्सिफिकेशन का जो ऑपरेशन है ये बिना टांके के होता है और बिना इंजेक्शन के भी हो सकता है। तो इसी को मोस्टली लोग जो है वो लेज़र सर्जरी, लेज़र से फेको कह देते हैं, लेकिन टेक्निकली वो चीज़ डिफरेंट है। तो ऑपरेशन जो है वो काफ़ी सिंपल है। पहले जो है क्योंकि हमारे पास जो लेंसेज थे वो डिफरेंट थे, जैसे हार्ड लेंसेज थे तो जितना डायमीटर लेंस का होता था, जैसे 6 मिलीमीटर है, 6.5 मिलीमीटर, तो उससे भी 0.5 मिलीमीटर ज़्यादा इंसिजन हमें लगानी पड़ती थी कि बहुत बड़ा कट लगता था, फिर उसमें स्टिचेज लगते थे। तो इसलिए पेशेंट को थोड़ा सा आफ्टर सर्जरी ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता था, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी। आजकल क्योंकि बिल्कुल ही स्मॉल इंसिजन सर्जरी आ गई है, जैसे 2.2, 2.6 मिलीमीटर इंसिजन से सर्जरी होती है, और ये सेल्फ सीलिंग वुंड होते हैं। इनको जैसे कि जो है इंसिजन जो है वो स्लॉन्टिंग होती है, पीछे
पीछे वेल्व होता है, तो जैसे हम इंसिजन को हाइड्रेट कर देते हैं तो वो सेल्फ सीलिंग इंसिजन है कि इंसिजन बंद हो जाती है ड्यूरिंग सर्जरी बिना स्टिच के। तो इसलिए जो है रिकवरी फास्ट है और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड हो गई है, जिससे कि हम जो है पेशेंट जो है वो विद इन ए मतलब कि जैसे वीक 10 डेज में अपना रिज्यूम कर लेता है काम। तो और उसमें जो है पोस्ट ऑपरेटिव जो पहले रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम लगता था वो आजकल नहीं लगता है। जी सर, थोड़ा सा बताइए कि लेंस के बारे में लोगों को बहुत दुविधा होती है कि कौन से लेंस लगाने चाहिए। तो लेंस की जो सिलेक्शन है वो डॉक्टर पर डिपेंड करती है या पेशेंट पर? नहीं, देखिए जो लेंस की जो सिलेक्शन है वो ना तो डॉक्टर पे डिपेंड करती है ना पेशेंट पे। अच्छा। वो उसकी आई कंडीशन और उसकी जो विजुअल रिक्वायरमेंट उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है जिसमें हर तरह के विज़न या हर तरह की विज़न रिक्वायरमेंट को हम कवर कर सकते हैं। पहले तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि हार्ड लेंसेज होते थे, PMMA मटेरियल के लेंसेज होते थे, तो रूटीन हम कैटरेक्ट सर्जरी अगर कर रहे हैं जिसमें मतलब कि जैसे कई बार होता है कि हम पहले लेंस डालना था नहीं डाला, दोबारा लेंस डाल रहे हैं, वो डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम किसी की कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं तो मतलब मोस्टली जो है वो फोल्डेबल लेंसेज यूज़ होते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि इंसिजन कम हो जाती हैं। और इनको आँख के अंदर डालने के लिए भी आजकल इंजेक्टर सिस्टम्स हैं, जो जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उसी तरह के सिस्टम होता है, उसमें इसको लोड कर लेते हैं और पुश करते हैं तो आँख के अंदर जाके ये खुल जाता है। अब रहा कि भी हमें जो लेंसेज है कौन कौन से और इसमें वैरायटीज़ आती हैं। तो पहले क्या था कि जो मोनोफोकल लेंसेज आते थे, मोनोफोकल लेंसेज का ये मतलब है कि सारी की सारी जो लाइट आ रही है वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। तो उससे क्या है कि अगर पेशेंट का जैसे हमने दूर नॉर्मली हम दूर की आईसाइट करेक्ट करते हैं तो उसकी जो दूर की आईसाइट बहुत अच्छी हो गई, लेकिन नज़दीक के लिए उसको डेफिनेटली ग्लासेस चाहिए ही चाहिए। आज के ज़माने में क्या है कि लोगों को जिनको चलो पढ़ने के लिए टेक्स्ट के लिए उसको ग्लासेस चाहिए, लेकिन मोस्टली एक्टिविटीज़ इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस की हो गई हैं कि जैसे लेडीज़ ने किचन में काम करना है या जैसे कोई ड्राइव कर रहा है तो ड्राइव करते करते उसने ये देखना है कि डैशबोर्ड पे क्या पड़ा है, या कि जैसे कोई ट्रैफिक वाले को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना है, कुछ करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी कवर होनी चाहिए रूटीन जो लेंस आपकी आँख में पड़ा है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है जिसमें कि जो डेप्थ ऑफ फोकस है वो एक्सटेंड हो जाता है कि आपको रेंज मिल जाती है थोड़ी सी, इसको एक्सटेंडेड फोकस या EDOF टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और मोस्टली जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इवन अपने जो इंडियन ब्रांड्स हैं, सब में ये टेक्नोलॉजी आ गई है और मोस्ट मोनोफोकल लेंसेज जो है वो अब नहीं यूज़ होते हैं, तो ये यूज़ होता है जिसका कि ये चीज़ एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज तो सभी को मिल रहा है। थोड़ा बहुत जैसे किसी ने मोबाइल चलाना है और उसमें थोड़ा बहुत हम एडजस्टमेंट कर देते हैं ताकि वो दूर का देखने के साथ साथ अपना मोबाइल वगैरह भी चला सकें। इसके अलावा जो है एक्टिविटीज़ हैं कि जैसे हमें नज़दीक का भी देखना है तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो मल्टीफोकल लेंसेज आ गए हैं, आजकल ट्राईफोकल लेंसेज आ गए हैं, जिससे कि हम जो है वो बिल्कुल जो क्लोज विजन है, जैसे किसी ने स्टिचिंग करनी है, किसी ने रीडिंग करनी है, एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है, वो विजन भी उसमें कवर हो जाता है। तो वी आर एबल टू कवर ऑल द 3 डिस्टेंसेस कि आपका डिस्टेंस भी कवर हो जाता है, इंटरमीडिएट भी कवर हो जाता है और नियर भी कवर हो जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि किस पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है जी। और नेचुरली इफ़ यू मतलब अगर हम जैसे कि जो ट्राईफोकल लेंसेज या जो मल्टीफोकल लेंसेज हम डालते हैं तो वहाँ पे फिर कॉस्ट ऑफ जो लेंस है वो बढ़ जाती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सर्जरी बढ़ जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि भी कैसी रिक्वायरमेंट है और कैसा विजन पेशेंट चाहता है। जी सर, अगर एक बार हमने सफ़ेद मोती की सर्जरी करवा ली उसके बाद भी चांसेस होते हैं दोबारा सफ़ेद मोतियाँ होने की? देखिए, एक बार जब हमने सफ़ेद मोती की सर्जरी कर दी तो हम ये कहें कि दोबारा से कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया दोबारा आ जाएगा तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम सर्जरी जो है किसी यंग पेशेंट में कर रहे हैं, एज थोड़ी कम है, या कई बार होता है कि पेशेंट की आंख में कोई जैसे इन्फ्लामेशन है, कोई ऐसी डिजीज़ है, सोजिश है, तो जो लेंस जिसके ऊपर हम बैग हम कैप्सुलर बैग कहते हैं, या लेंस के पीछे जो झिल्ली जिसके ऊपर लेंस टिकता है, वो झिल्ली जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धुंधली हो जाती है।
इसको आफ्टर कैटरेक्ट भी कहा जाता है, या इसको पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन भी कहते हैं कि भी जो झिल्ली और धुंधली होगी। जैसे खिड़की है, खिड़की साफ है, शीशा साफ हमें दिख रहा है, थोड़ी धुंधली हो जाए, नहीं साफ करो उसको तो फिर धुंधला हो जाता है, नहीं दिखता है। तो इसको जो है बिल्कुल मतलब कि एक सिंपल सी टेक्निक है, लेज़र कैप्सुलोटमी हम उसको बोलते हैं, Nd:YAG लेज़र से होती है। तो सिंपल सी मशीन के ऊपर लगी होती है, उसके ऊपर बैठ के मतलब कि विद इन हाफ ए मिनट हो जाता है, वो उसको क्लियर कर देता है और उसका विजन बन जाता है। बाकी अदरवाइज जो है कि कैटरेक्ट दोबारा आएगा, नहीं, वो नहीं हो सकता जी। सर, आपने सफ़ेद मोती के बारे में बड़े विस्तार से बताया, अब काले मोती की बात करेंगे। काला मोतिया क्या होता है? देखिए, जो हमने शुरू में ही बात करी थी कि सफ़ेद मोतिया होता है और दूसरा काला मोतिया होता है। अब काला मोतिये में जो काला वर्ड आ गया ना, वही एक ऐसा वर्ड है कि जिसको आप ये समझिए कि ये डेंजरस चीज़ है, खतरा है, खतरा है। काले का मतलब है कि अगर इसको हमने, जैसे उसमें था कि अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो चलो थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ सकती है करने में ऑपरेशन, या मतलब कई बार जैसे ना ही कराओ तो काला मोतिया बन सकता है, वो रेयर है सिचुएशन। यहाँ पे अगर पेशेंट को एक बार पता चल जाए कि उसको काला मोतिया है और वो ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, तो उसकी जो आई साइट है वो टोटली चली जाएगी और बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाएगा। काले का मतलब है बिल्कुल अंधकार हो जाएगा। अच्छा। और मैं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो जिनको लोगों को है और वो इसका ध्यान दें। कल ही पेशेंट आए थे हमारे, थोड़ी जान पहचान के भी थे, कभी दिखाया नहीं, एक बार कहीं कैटरेक्ट करवा लिया था, उसके बाद काले मोती का ध्यान नहीं दिया और एक आँख उनकी बिल्कुल चली गई है, दूसरी आँख में 95% लॉस है। तो अगर काला मोतिया किसी को है तो उसको एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि अगर आपको दवाई दी गई है उसको टाइम पे डालो, और दूसरा जो है आप समय पे डॉक्टर साहब को दिखाते रहो। तो काला मोतिया डेंजरस है कंपेयर टू सफ़ेद मोतिया। और इस काले मोती में क्या है कि आँख के अंदर जो है एक प्रेशर रहता है, तभी आई बॉल रहती है, और अगर ये प्रेशर बढ़ता है तो जो पीछे ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होती रहती है, और एक बार अगर पूरी डैमेज हो जाएगी तो जो इमेज बन रहा है रेटिना पे वो ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं होगा, तो पेशेंट देख नहीं पाएगा जी। तो काला मोतिया बेसिकली तो ऑप्टिक नर्व डैमेज है ड्यू टू प्रेशर। सर, इसका कारण क्या होता है, क्यों डैमेज हो जाती है ये हमारी नर्व? देखिए, जो काले मोती के जो जहाँ तक कारण है वो एक तो ये रहता है कि फैमिली में अगर किसी को काला मोतिया है तो आगे काला मोतिया होने का डर रहता है। किसी को अगर माइनस का नंबर ज़्यादा है, मायोपिया है, शुगर वाले पेशेंट्स को भी ऐसा रहता है, और कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आँख की बनावट ही ऐसी होती है, जैसे कि आई बॉल छोटा है, प्लस का नंबर है, तो आई बॉल छोटा होने से जहाँ से आँख का पानी जाता है उसको हम एंगल कहते हैं, तो एंगल नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी काला मोतिया हो जाता है। और कई बार एज के साथ साथ जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है विद द एज भी होता है। तो पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो काला मोतिया है दो तरह का होता है। अच्छा। एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, एक नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है। नैरो एंगल हमने अभी बताया, जैसे कि एंगल नैरो हो जाता है जहाँ से आँख का पानी या एक्वस वापस जाता है सर्कुलेशन में, और ओपन एंगल में एंगल तो ओपन रहता है लेकिन उसमें ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो उसमें भी प्रेशर बढ़ता है। तो जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, ये ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता, कोई भी उसको सिम्टम्स नहीं होते हैं। डॉक्टर्स चेक करते हैं तो पता चलता है, या कई बार जैसे बार बार चश्मा बदलना नहीं सेट आ रहा है या अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो नैरो एंगल ग्लूकोमा है उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। उसमें जो है, क्योंकि जैसे ही वो जैसे होता है कि भाई उस थोड़ा सा डार्क में गया या उसने कुछ पढ़ना शुरू किया, तो क्या होता है कि पीपल थोड़ा सा डायलेट हो जाता है और एंगल बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ड्रेनेज कम होने से प्रेशर बढ़ता है, तो उसको फिर हेडेक या ब्लरी ऑफ विजन ब्लर हो जाता है, या जैसे बल्ब की तरफ देख रहा है तो उसकी तरफ उसको मतलब कि कलर्ड हेलोज दिख रहे हैं। और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा, नैरो एंगल ग्लूकोमा में कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50-60 में चला जाता है, तो फिर उसको जो है जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब शुरू होता है और सडन लॉस ऑफ विजन भी हो जाएगा। तो ये नैरो एंगल ग्लूकोमा के सिम्टम्स रहते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा की सिम्टम्स नहीं होते। वो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तभी उसको पता चलता है। सर, ये काला मोतिया बुजुर्गों को ही होता है या किसी उम्र के लोगों को भी हो सकता है?
देखिए ये जो काला मोतिया है वो भी जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा। छोटे बच्चों को पैदाइशी हो जाता है, उनकी आंखों में जो एंगल है वो एबनॉर्मल होता है, डिसजेनेसिस होता है, स्ट्रक्चर पूरी तरह ठीक से नहीं बनी होती जैसे बननी चाहिए। कई सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें ये हो जाता है, तो बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनमें हो जाता है। और उसके बाद मिडिल एज में हो जाता है कि अगर आँख में कोई सोजिश है उसकी वजह से हो जाएगा, या जैसे बच्चे हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा किसी को एलर्जी है, आई एलर्जी है और उनको एलर्जी कंट्रोल नहीं हो रही है तो कई बार उसको स्टीरॉयड दिए जाते हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड। और अगर वो बिना डॉक्टर के परमिशन के और बिना डॉक्टर को बार बार चेक कराए अपने आप ही स्टीरॉयड यूज़ करता रहेगा तो स्टीरॉयड की वजह से भी उसको ग्लूकोमा हो सकता है। और मिडिल एज में जैसे था कि भी आँख के अंदर सोजिश है उसकी वजह से, या बहुत सारी और बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, उसकी वजह से ये ग्लूकोमा भी उसमें हो जाता है सोजिश की वजह से। जी सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए आजकल फॉर्चुनेटली जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसके लिए जो है हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं और उन दवाइयों से जो है आँख का प्रेशर कम किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर भी फॉलोअप रहता है कि भी पेशेंट का फॉलोअप होना चाहिए, क्योंकि जो काले मोतिये में जैसे जो आई साइट है दूर की वो ठीक रहती है, जो फील्ड ऑफ विजन है वो कम होता रहता है। अच्छा। तो अगर वो टेस्ट जैसे विजुअल फील्ड का टेस्ट हम प्रॉपर्ली ना करें या उसको, तो वो डैमेज पता नहीं चलती है। और जब बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पाइप में से देख रहा है पेशेंट। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए पेशेंट को जो है वो अपना जो दवाई डॉक्टर साहब दें वो दवाई टाइम पे डालनी है, वो बिल्कुल टाइमिंग्स होते हैं, बिकॉज दवाई का असर 8 घंटे ही रहता है और उसके बाद अगर दवाई वो मिस करता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फिर ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर है ये भी डैमेजिंग है और फॉलोअप जरूरी है। और जहाँ तक नैरो एंगल ग्लूकोमा का सवाल है उसमें जैसे हमने पहले जिक्र किया कि एंगल नैरो होता है और उसमें एक्वस जो ड्रेनेज है वो अफेक्ट होती है, तो उसमें एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं लेजर आयरेडोटमी। आइरिस के अंदर एक होल कर दिया जाता है ताकि वो ब्लॉकेज ना हो और सीधा एक्वस जो है एंगल से चला जाए। तो ये अर्ली स्टेजेस जो है नैरो एंगल ग्लूकोमा में ये बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है और इसके साथ भी फॉलोअप की जरूरत रहती है। और अगर ज़रूरत पड़े कि भी प्रेशर इससे भी कंट्रोल नहीं है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। दोनों में सफ़ेद मोतिया ग्लूकोमा जो ओपन एंगल है वो हो चाहे नैरो एंगल ग्लूकोमा हो आफ्टर एलआई, तो अगर प्रेशर दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर जो है हमें जो है वो ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। और ऑपरेशन भी आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, जैसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है ट्रेबेकुलेक्टमी उसको कहते हैं, जिसमें कि आँख के जो अंदर का जो पानी है और बाहर जो कंजक्टिवा के नीचे स्पेस है उसके साथ एक कम्युनिकेशन बना दिया जाता है। आजकल इस ऑपरेशन की एडवांसमेंट है जिसमें कि वेल्व लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो पैसेज हम बनाते हैं इसके ब्लॉक होने का डर रहता है। तो अगर जैसे अहमद वेल्व आता है या और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अगर हम उनमें से लगा देते हैं वेल्व लगाते हैं तो ये ब्लॉकेज वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह पेशेंट की क्या सिचुएशन है, पहली बार उसकी सर्जरी होनी है और उसका जो कंजक्टिवा जहाँ पे ऑपरेशन होना वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो बहुत सारी बातों की मल्टीपल सर्जरी जो पहले 1-2 बार हो चुका है फिर ठीक नहीं हो, फिर भी प्रेशर बढ़ रहा है, फिर वो वेल्व की तरफ उसको वेल्व सर्जरी की तरफ उसको जाना पड़ता है। जी सर, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया ये ज़रूरी होता है कि दोनों आँखों में हो या कई बार एक आँख में ही होता है दूसरी आँख बिल्कुल ठीक होती है, या अगर एक आँख में हो जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि दूसरी आँख भी अफेक्ट होगी? देखिए ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि जो अमूमन जो है दोनों आँखों में होती हैं। ये हो सकता है कि एक आँख में कम है दूसरी आँख में ज़्यादा है, और अगर एक आँख काफ़ी नॉर्मल है तो आने वाले टाइम में उसमें भी ये हो सकता है। तो ये बाइलेटरल डिजीज़ है और जैसे काले मोती में तो फॉलोअप ही इसका ज़्यादा समाधान है ब्लाइंडनेस रोकने के लिए। जी सर, आपने विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें ताकि हमारी आंखें स्वस्थ रहें और ऐसी जो ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम तो कभी भी किसी को ना आए। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो एकदम से आपको चेक कराना चाहिए ताकि पता लगे कि सफ़ेद मोतिया तो नहीं है। और अगर सफ़ेद मोतिया डिटेक्ट होता है तो उसका समय पर आप ऑपरेशन करवाइए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डॉक्टर से डिस्कस करके लेंस सेलेक्ट करिए। अगर
काला मोतिया आपको डिटेक्ट होता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप बार बार डॉक्टर के पास आएँ, चेक कराएं, फॉलोअप जरूर कराएं और जो मेडिसिन डॉक्टर दें उनको टाइम पे डालें। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फ्लक्चुएशन जो होती है आईओपी की उसकी वजह से आपका जो है आई साइट जा सकती है। तो ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर फॉलोअप आप ग्लूकोमा के लिए रखें। जी सर, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अशोक शर्मा जिन्होंने विस्तार के साथ हमें जानकारी दी है सफ़ेद मोतिये के बारे में, काले मोतिये के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर का नंबर दिया गया है। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।